हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 12 की जो आपकी इलेक्टिव बुक है जिसका नाम है कलाइडोस्कोप, उसका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है टुमारो। और आज कवर करूंगी इस चैप्टर एक्सप्लेनेशन का मैं पार्ट नंबर 2। अगर आपने मेरे पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख के आइए, सो दैट आप इजीली रिलेट कर पाएंगे कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ और स्टोरी आपको कॉन्टिन्यूएशन में समझ में भी आएगी। जहाँ हमने पार्ट 1 एंड किया था वहाँ हमने यहाँ पर एंड किया था कि जो कैप्टन हैगबर्ड है वो बेसी को विंक करते हैं यानी आंख मारते हैं। और क्लियरली बुक में आपकी यही लिखा गया है कि वो जो आंख मार रहे हैं वो पैटर्नली यानी एज अ फादर करते हैं। उनके मन में कोई वल्गैरिटी या कोई बुरे ख्याल नहीं है बेसी के लिए, वो बेसी को एज अ पर्सन बहुत पसंद करते हैं। पहले बेसी को उनकी आदत बहुत अजीब लगती थी, बट देन धीरे धीरे वो भी यूज टू हो गई, आदत हो गई और वो समझने लगी और फिर वो इग्नोर कर देती थी या ब्लश करने लगती थी कैप्टन हैगबर्ड की इस विंक वाली हैबिट पे। अब उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं पार्ट नंबर 2 में। अब यहाँ जहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2, यहाँ पे हम ये स्टार्ट कर रहे हैं कि कैप्टन हैगबर्ड और बेसी आपस में बात कर रहे हैं। अब कैप्टन हैगबर्ड बेसी से कहते हैं, हैरी वुड बी 1 and 30 next July, he declared. Proper age to get married with a nice, sensible girl that could appreciate a good home. He was a high-spirited boy. High-spirited husbands were the easiest to manage. अब हाई स्पिरिटेड का मतलब क्या होता है? हाई स्पिरिटेड मतलब जो लोग बहुत लाइवली होते हैं, चीयरफुल यानी खुशनुमा होते हैं, या फन लविंग जिनको फन करना, मस्त रहना, मस्ती करना, खुश रहना बहुत पसंद है। तो कैप्टन हैगबर्ड कहते हैं कि जो हैरी है वो अगले महीने 1 and 30 यानी 31 ईयर्स का हो जाएगा जुलाई के महीने में, ऐसा वो बेसी को बताते हैं। और बोलते हैं कि ये जो एज है ये एकदम सही एज है एक अच्छी सेंसिबल लड़की से शादी करने के लिए और एक अच्छा नया घर बसाने के लिए। मेरा बेटा जो है वो हाई स्पिरिटेड बॉय यानी बहुत जिंदा दिल खुशनुमा इंसान है, और अगर वो हाई स्पिरिटेड हस्बैंड बनेगा, हाई स्पिरिटेड पति बनेगा किसी भी लड़की का, तो उस लड़की के लिए मेरे बेटे को मैनेज करना बहुत इजी होगा, क्योंकि खुश लोगों को मैनेज करना कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है। अब कैप्टन हैगबर्ड ये सारी बातें बेसी से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो बेसी को लाइक करने लगे हैं, पसंद करने लगे हैं अपने बेटे हैरी के लिए। तो वो उससे इस तरीके से इनडायरेक्टली बातें करते थे और उसका एक्सप्रेशन देखते थे कि ये क्या एक्सप्रेशन दे रही है इन बातों पे। These mean, soft chaps that you would think butter wouldn't melt in their mouths were the ones to make a woman thoroughly miserable. अब butter wouldn't melt in their mouths, ये एक idiom, एक मुहावरा है जिसका मतलब है मीन्स एक्टिंग एज इफ इनोसेंट। वो लोग जो बहुत इनोसेंट, बहुत मासूम बनने की कोशिश करते हैं पर होते नहीं हैं। तो कैप्टन बताते हैं बेसी को कि इसका मतलब ये है कि सॉफ्ट चैप्स यानी कि जो बहुत ही कमज़ोर और प्यारे से दिखने वाले जो लड़के होते हैं, जिनको हमें लगता है कि बहुत इनोसेंट हैं, बहुत वो हैं ये लोग, ये वाले जो लड़के होते हैं बहुत ही मासूम हैं, कुछ जानते ही नहीं है, वही आदमी होते हैं जो औरतों की लाइफ शादी के बाद बहुत मेजरेबल यानी बेकार बनाते हैं। एंड देयर वाज नथिंग लाइक अ होम, अ फायरसाइड, अ गुड रूफ। और फिर ऐसे आदमियों के साथ रहना गुड रूफ नहीं होती, यानी एक अच्छा घर, एक अच्छी छत नहीं मानी जाती। नो टर्निंग आउट ऑफ योर वार्म बेड इन ऑल द सॉर्ट्स ऑफ वेदर, हाँ माई डियर। और वो कहता है कि मेरे माई डियर बेसी, मैं ये सब सही कह रहा हूँ ना, इस टाइप की बातें वो बेसी से कहते हैं। Captain Hagbard had been one of those sailors that pursue their calling within sight of land. अब कैप्टन हैगबर्ड उन सेलर्स में से एक सेलर थे जिन्होंने अपना करियर, अपना काम एकदम लैंड यानी ज़मीन से चालू किया, ज़मीन से उठे हैं वो, और तब जाके वो कैप्टन बने। One of the many children of a bankrupt farmer, he had been apprenticed hurriedly to a coasting skipper and had remained on the coast all its sea life. अब अप्रेंटिस्ट का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयड, किसी को नौकरी पर लगाना। और कोस्ट का मतलब क्या होता है? समुद्र का तट, यानी अगर ये सी है, ये समुद्र है, तो जो ये वाली बाउंड्री है, ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, इसको हम बोलते हैं कोस्ट यानी समुद्र का तट। ये वही एरिया है जहाँ पे शिप्स आती हैं, सामान लोड अनलोड करती है, इनमें सामान लोड होता है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा कैप्टन हैगबर्ड के बचपन का और उनका थोड़ा
और डिटेल डिस्क्रिप्शन बताया जा रहा है कि कैप्टन हेगबर्ड के जो फादर थे वो बैंकरप्ट फार्मर थे, यानी दिवालिया घोषित किसान थे, और उनके बहुत सारे बच्चे थे उनके फादर के, जिनमें से एक बच्चे खुद कैप्टन हेगबर्ड भी थे। और बहुत ही जल्द, बहुत ही छोटी उम्र में उनको काम पर लगा दिया गया कोस्टिंग स्किपर, यानी कि यहाँ पे कोस्ट पे काम करने वाला नाविक बना दिया उनको। एंड उन्होंने अपनी ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा लाइफ कोस्ट यानी समुद्र तट पे काम करते हुए ही बिताई है। It must have been a hard one at first. He had never taken to it. His affection turned to the land with its innumerable houses, with its quiet lives gathered round its firesides. तो शुरुआत में बहुत हार्ड यानी बहुत मुश्किल रहा होगा काम करना कैप्टन हेगबर्ट के लिए, बट उन्होंने कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनका लैंड के प्रति, ज़मीन के प्रति जो अफेक्शन है, जो प्यार है, इस चीज़ ने उनको हमेशा जोड़े रखा अपने काम से, क्योंकि उनका काम समुद्र तट पर था, यानी ज़मीन का काम था। और क्योंकि उनके फादर फार्मर थे, किसान थे, उन्होंने भी ज़मीन पर ही खेती बाड़ी करी है, तो उनका कहीं ना कहीं उनके पूर्वजों से जो उनके पूर्वज ज़मीन से जुड़े हैं, तो वो भी ज़मीन से ही जुड़े हुए हैं। Many sailors feel and profess a rational dislike for the sea, but this was a profound and emotional animosity, as if the love for the stabler element had been bred into him through many generations. अब difficult words का meaning देख लेते हैं पहले। profess का मतलब होता है declare करना, किसी चीज़ को घोषित करना। profound का मतलब होता है great, कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा होती है। animosity का मतलब होता है dislike, किसी चीज़ को नापसंद करना। stabler का मतलब क्या होता है? सॉलिड, यानी कोई चीज़ सॉलिड, कोई चीज़ जो बहुत सॉलिड होती है। और यहाँ पर चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब है स्टेबलर का? लव फॉर लैंड एज हिज फादर वाज अ फार्मर। किसी सॉलिड चीज़, जैसे ज़मीन, लैंड एक सॉलिड चीज़ है, हार्ड चीज़ है, तो उसके फादर का ज़मीनी काम था, यानी फार्मिंग का काम था। तो क्योंकि जनरेशन से, क्योंकि उनके सारे पूर्वज वो फार्मिंग का ही काम कर रहे थे, ज़मीन से ही जुड़े थे, तो कहीं ना कहीं भले पानी के ही पास थे कैप्टन हेगबर्ड, लेकिन वो ज़मीन से ही जुड़े थे, क्योंकि उनका प्रोफेशन, उनका काम कोस्ट, समुद्र तट से जुड़ा हुआ था। तो यहाँ वही बात बोली जा रही है कि बहुत सारे जो सेलर्स थे वो डिक्लेयर कर चुके हैं, ये चीज़ बता चुके हैं कि वो उनको बिल्कुल नापसंद है समुद्री नाविक होना, शिप में काम करने के लिए। बट उन खुद कैप्टन हेगबर्ड का तो बहुत बड़ा और इमोशनल डिसलाइक था। इमोशनली वो नापसंद करते थे सी को, क्योंकि उनका खुद का प्यार ज़मीन से जुड़ा था, क्योंकि उनके पूर्वज, उनके जनरेशन ज़मीन से जुड़े, तो उनको भी ज़मीनी काम चाहिए था। People did not know what they let their boys in for when they let them go to sea. He expounded to Bessie. अब ये सारी बातें कैप्टन हेगबर्ट बेसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं। एक्सपाउंडेड का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन, किसी को कोई चीज़ समझाना। तो कैप्टन बोलते हैं बेसी से कि लोग पता नहीं क्यों अपने बेटों को क्यों सी से रिलेटेड, समुद्र से रिलेटेड उनको कैप्टन बनने या सेलर बनने भेज देते हैं। एज सून मेक कॉन्विक्ट्स ऑफ देम एट वंस, क्योंकि जो लोग समुद्र में काम करने जाते हैं उनकी लाइफ बहुत हॉरिबल हो जाती है। तो वो बोलते हैं पता नहीं माँ बाप क्यों भेज देते हैं अपने बेटों को, और जैसे ही माँ बाप अपने बेटों को सी बिजनेस के लिए या सी जॉब के लिए भेजते हैं, तो उसी वक्त वो कन्विक्ट हो जाते हैं, यानी टू फील गिल्टी ऑफ डूइंग अ क्राइम। जब आप बुरा फील करते हो कि आपने कोई क्राइम, कोई गुनाह कर लिया है, दैट इज़ अ कॉन्विक्ट। तो उसी क्षण में वो माँ बाप को ये फील हो जाना चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है अपने बेटे को सी बिजनेस में भेज के। ही डिड नॉट बिलीव यू एवर गॉट यूज टू इट। तो यहाँ पे कैप्टन बोलते हैं कि तुम शायद बिलीव नहीं करोगे, बट मैं तो यूज टू हो गया था, काम कर करके आदत पड़ गई थी। द वेरीनेस ऑफ सच अ लाइफ गॉट वर्स एज यू गॉट ओल्डर। वेरीनेस का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम टायर्डनेस, जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो। तो कैप्टन कहते हैं कि मुझे तो आदत पड़ गई इस काम की, लेकिन जब आप ओल्डर, जब आप बूढ़े होते हो, तब आपको अत्यंत थकावट महसूस होती है बुढ़ापे की एज में आके, अगर आप सी लाइफ के या सी जॉब से रिलेटेड आपका अगर कोई काम है तो। What sort of trade was it in which more than half your time you did not put your foot inside your house? Directly you got out to sea, you had no means of knowing what went on at home.
तो कैप्टन कहते हैं कि ये कौन सा बिजनेस, ये कौन सा काम है सी वाला, जिसमें आधे से ज़्यादा टाइम तो आपका पैर घर में पड़ता ही नहीं है, आप हमेशा सी में और जर्नीज़ और शिप में ही रहते हो हमेशा। घर पे क्या चल रहा है, घर पे किसी की डेथ हो रही है, कोई बीमार है, वाइफ को प्रॉब्लम है, बच्चों को प्रॉब्लम है, माँ बाप को प्रॉब्लम है, वो कुछ पता ही नहीं चल रहा क्योंकि आप तो दूर कहीं सी में जर्नी पे हो। तो ये कैसा काम है भाई, इससे अच्छा तो इंसान घर पे रहे। One might have thought him weary of distant voyages, and the longest he had ever made had lasted fortnight, of which the most part had been spent at anchor, sheltering from the weather. अब एंकर क्या होता है? ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये एक एंकर है, बहुत हैवी सा होता है ये। अगर बोट की स्पीड या शिप की स्पीड कम करनी पड़ती है तो एंकर ऊपर से नीचे पानी में हैवी फेंक दिया जाता है ताकि बोट की स्पीड थोड़ी कम हो जाए। ओके, वोयाजेस क्या होते हैं? लॉन्ग सी जर्नी, जो लंबी लंबी काफ़ी दिनों तक चलने वाली समुद्री जर्नीज़ होती हैं उन्हें हम वोयाजेस कहते हैं। फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है? 2 वीक्स, 2 हफ्ते के समय को यानी 14 डेज़ के समय को फोर्टनाइट कहते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक इंसान, कोई भी इंसान जो होता है वो ये सोचेगा कैप्टन हैगबर्ट के बारे में कि भाई वो तो बहुत थक गया होगा, इतने सालों से सी का बिजनेस कर रहा है, काम कर रहा है, उसने तो बड़ी बड़ी जर्नीज़ करी होंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सबसे लॉन्गेस्ट जर्नी उसने आज तक करी है वो 14 डेज़ की जर्नी थी, जिसमें आधे से ज़्यादा टाइम उनका एंकर को मैनेज करने में बीत गया एंड शेल्टरिंग फ्रॉम द वेदर। और उस वक्त वेदर, तूफ़ान जो था उस जर्नी पे वो बहुत ज़्यादा हार्श था, बहुत तूफ़ान था वेदर, मौसम, और उसको मैनेज करने में उनके 14 डेज़ ऐसे ही निकल गए थे। As soon as his wife had inherited a house and enough to live on from a bachelor uncle who had made some money in the coal business, he threw up his command of a East Coast collier with a feeling as though he had escaped from the galleys. Inherited का मतलब क्या होता है? Received as an heir after the death of a person. जब आपको अपने खानदान में किसी पूर्वज की डेथ के मरने के बाद कोई चीज़ विरासत में मिलती है, कोई घर, कोई ज्वेलरी, कोई सामान, कोई लैंड, तो उसे हम इनहेरिटेड कहते हैं। अब बैचलर अंकल का मतलब क्या होता है? अंकल यानी चाचा, और बैचलर यानी वो चाचा जिसने कभी शादी नहीं की हुई थी, वो अनमैरिड था। कॉलियर का मतलब क्या होता है? अ शिप कैरिंग कोल, एक ऐसी शिप जिसमें कोल यानी काफ़ी कोयले का काम होता है और कोयला कैरी हो रहा है। गैलेस का मतलब क्या होता है? द किचन ऑफ द शिप, जिस शिप में किचन होता है, जहाँ भट्टी होती है, जहाँ बहुत गर्म इन्वायरमेंट रहता है, जहाँ पे सांस लेना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है, उसे हम गैलीज कहते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं हमारे कैप्टन हैगबर्ट कि जैसे ही मेरी वाइफ को एक घर मिल गया था उसके बैचलर चाचा के द्वारा विरासत में, उसी वक्त कैप्टन हैगबर्ट ने क्या किया? उन्होंने अपना ये जो उन शिप्स में जो कोल कैरी करती हैं उनको छोड़ दिया, और समझो जैसे वो एस्केप कर गए, वो भाग गए कि भाई मेरे को तो इस किचन में, शिप में, कोल में, धुएं में, भट्टी में काम करना ही नहीं है। क्योंकि पहले गरीबी थी लेकिन अब फाइनली उनको अपने उनकी वाइफ को उनके चाचा द्वारा एक घर मिल गया था विरासत में। उनके चाचा ने भी काफ़ी पैसा कमा लिया था कोल के बिजनेस में। तो ये सारी चीज़ें जब उनके साथ हुई कैप्टन हैगबर्ट के, तो उन्होंने कहा चलो घर तो मिल गया, अब मैं ये शिप का काम छोड़ के भाग रहा हूँ। इफ़ यू सी दिस पिक्चर, यहाँ से ये एंकर फेंका जाता है पानी में। ओके, आफ्टर ऑल दीज ईयर्स ही माइट हैव काउंटेड ऑन द फिंगर्स ऑफ हिज 2 hands ऑल द डेज ही हैड बीन आउट ऑफ द साइट ऑफ इंग्लैंड। तो वो बताते हैं कि जिस दिन से मैंने जॉब छोड़ के वापस आया मैं अपनी वाइफ के उस घर में, उस दिन से अगर मैं अपनी दोनों हाथों की जितनी उंगलियां, उनको अगर मैं काउंट करूं तो मैं उंगलियों पे गिन के बता सकता हूं कि मैं इंग्लैंड से कितने दिन दूर रहा हूं। यानी पहले तो बहुत दूर दूर ही रहता था भाई, लेकिन जब से जॉब छोड़ के इधर पे आ गया हूं अपनी वाइफ के घर में, तब से बहुत ही कम दिन ऐसे निकले होंगे जो मैं इंग्लैंड में से कहीं दूर गया हूँ, यानी अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ ही था। He had never known what it was to be out of soundings. Soundings क्या होता है? The area of the sea close to the shore which is shallow enough for the bottom to be reached. अब समुद्र के पास जब आप समुद्र में एंटर करते हो तो समुद्र का कुछ दूरी तक एरिया वो होता है जहाँ पे नीचे ज़मीन को आप फील कर सकते हो, या इस तरीके से आप ये वाली रॉड या कुछ चीज़ डाल के, कुछ इंस्ट्रूमेंट डाल के उस एरिया में समुद्र की जो डेप्थ है, जो गहराई है, आप उसको
मेजर कर सकते हो। तो कैप्टन कहते हैं कि जब से मैं इंग्लैंड आ गया हूँ यहाँ पे, अब जाता नहीं हूँ, ज़्यादा लंबी जर्नीज़ पे कहीं जाता ही नहीं हूँ अब, तब से मुझे यही नहीं पता कि साउंडिंग्स के दूर जाना क्या होता है। यानी अगर मैं कुछ काम करा भी है, अगर मैंने सी से रिलेटेड, तो सिर्फ इतना ही करा है जहाँ तक समुद्र का बॉटम फील होता है, दूर दूर तक गहरे समुद्रों में काम करने में नहीं गया। I have never been further than 80 fathoms from the land was one of his boasts। तो कैप्टन हेगबर्ट बोस्ट करते हुए यानी बड़ा चढ़ा के अपनी वाहवाही करते हुए बोलते हैं कि उस दिन से लेके आज तक मैं कभी भी 80 फैदम्स ऑफ लैंड से आगे नहीं गया सी में। यानी कि फैदम क्या होता है, यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल टू 6 फीट। लेंथ की वो यूनिट होती है जो 6 फीट के बराबर होती है। तो कहते हैं मैं सिर्फ इतना ही दूर गया हूँ पानी में, उससे ज़्यादा मैं पानी में अब दूर जर्नीज़ में जाता ही नहीं हूँ। यानी कहीं ना कहीं मैं समुद्र तट पे ही काम करता हूँ, मैं अब दूर जर्नीज़ पे नहीं जाता हूँ। ये कहने का मतलब है कैप्टन हेगबर्ट का। बेसी कार्वेल heard all these things. In front of their cottage grew an undersized ash, and on summer afternoon she would bring out a chair on the grass plot and sit down with her sewing. अब ये सारी बातें जो भी थी, जो भी यहाँ पे कैप्टन हेगबर्ट बता रहे थे, बेसी कार्वेल ये सारी बातें सुनती है। फिर उनके दोनों कॉटेजेस के बाहर एक अंडरसाइज्ड ऐश ग्रो हो रही थी। अब ऐश क्या होता है, ऐश वैसे तो राख होती है, बट यहाँ पे ऐश का क्या मतलब है, इट्स अ काइंड ऑफ ट्री, एक तरीके का पेड़ होता है जो कि कुछ ऐसे दिखता है। तो बहुत ही अंडरसाइज छोटे साइज का जो ट्री होता है वो उनके कॉटेज के बाहर उग रहा था, और गर्मियों का समय था, दिन का समय था। बेसी आराम से जो घास बिछी हुई थी वहाँ पे एक चेयर लेके आती है और वहाँ पे अपनी स्यूइंग स्टार्ट कर देती है कुर्सी पे बैठ के। स्यूइंग यानी कढ़ाई बुनाई का काम, ठीक है। कैप्टन हेगबर्ट इन हिज कॉन्वर्स सूट लीन्ड ऑन अ स्पेड। जो कैप्टन हेगबर्ट थे वहीं पे ही थे, और वो कॉन्वर्स सूट यानी वही अपना लो क्वालिटी का, गंदी क्वालिटी का सूट पहन के वहाँ पे एक स्पेड के ऊपर लीन करके यानी टिक के खड़े हो गए। अब स्पेड क्या होता है, अ टूल यूज फॉर डिगिंग, एक ऐसा टूल, इस तरीके का एक ऐसा औजार जिससे आप खुदाई करते हो ज़मीन में और मिट्टी निकालते हो। तो वो भी इससे टिक के इस तरीके से कैप्टन हेगबर्ट आफ्टरनून में खड़े हो गए, और बेसी वहाँ पे सिलाई कढ़ाई बुनाई कर रही थी। ही डग एवरी डे इन हिज फ्रंट प्लॉट। अब जो कैप्टन हेगबर्ट है वो इस पेड़ की मदद से अपने प्लॉट के सामने वाला जो एरिया था उसको सारा हर दिन खोदते थे, डिग करते थे। He turned it over and over several times every year, but was not going to plant anything just at present. तो वो ज़मीन तो बहुत सारी खोद देते थे, मिट्टी निकालते थे, लेकिन साल में कई बार वो ऐसा करते थे, लेकिन उसमें कोई भी प्लांट उगाते नहीं थे। और जब कोई उनसे पूछता था कि कैप्टन हेगबर्ट आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि इतनी सारी मिट्टी खोद देते हो, डिग कर देते हो, और कोई प्लांट इसमें नहीं ग्रो कर रहे हो, तो वो क्या बोलते थे, जस्ट एट प्रेजेंट। वो ये जवाब देते थे। अब जस्ट एट प्रेजेंट का मतलब क्या है कि हाँ अभी एट प्रेजेंट, अभी तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, बाद में जब कल मेरा बेटा आएगा ना तब मैं प्लांट करूँगा, नए नए ट्रीज़ और प्लांट्स लगाऊंगा। तो वो यहाँ पे भी उस उम्मीद में, उस होप में है कि जब मेरा बेटा आएगा तब मैं अच्छे अच्छे पेड़ लगाऊंगा अपने बेटे के लिए। To Bessie Carvel he would state more explicitly, not till our Harry comes home tomorrow, and she had heard this formula of hope so often that it only awakened the vaguest pity in her heart for the hopeful old man. अब explicitly का मतलब क्या होता है, in a detailed manner, जब आप किसी को कोई चीज़ और डिटेल में बताते हो, और आप किसको डिटेल में बताते हो, जिससे आप बात करने के लिए करते वक्त कंफर्टेबल फील करते हो। वेगेस्ट का मतलब क्या होता है, इन एन अनक्लियर मैनर, एक धुंधले तरीके से जिसमें आपको थोड़ी चीज़ क्लियरली समझ में नहीं आती। ओके, तो बेसी कार्वेल जो है उसको कैप्टन हेगबर्ट और डिटेल तरीके से बताते हैं कि भाई कल जब मेरा बेटा हैरी जब तक नहीं आएगा तब तक मैं यहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं लगाऊंगा। और इस तरीके की बातें कि कल मेरा बेटा आएगा तो मैं ऐसा करूँगा, फिर कल मेरा बेटा हैरी आएगा तो मैं वैसा करूँगा, ये सारी बातें हज़ारों बार, ये जो उम्मीद भरी जो ये बातें हैं कैप्टन हेगबर्ट की, हज़ारों बार जो बेसी है वो सुन चुकी है कैप्टन हेगबर्ट की। और उस बेचारी को एक अनक्लियर दया, पिटी यानी दया आती है दिल में कि बेचारा ये बूढ़ा आदमी जो इतना उम्मीद से भरा हुआ है, इतना होपफुल है कि मेरा बेटा कल आएगा, भगवान करे इसकी ये बात पूरी हो जाए। तो वो यही सोचती थी। Everything was put off in that way, and everything was being prepared likewise for tomorrow. There was a box full of packets of various flower seeds to choose from for the front garden. He will doubtless let you have your say about that
माई डियर, कैप्टन हेगबर्ट इंटीमेटेड टू हर अक्रॉस द रेलिंग। अब पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन, कोई चीज़ पोस्टपोन कर देना है ना, बार बार कल पर टाल देना। ओके, और इंटीमेटेड का मतलब क्या होता है? हेयर टेल्स, यहाँ पर इंटीमेटेड का मतलब है कोई चीज़ बताना। तो अब कैप्टन हेगबर्ट अपने गार्डन में जो लोहे की रेलिंग है उसके ऊपर खड़े हुए हैं और बेसी से बातें कर रहे हैं अभी भी। और ये हमेशा की बात हो गई थी कि जो कैप्टन हेगबर्ट है हर चीज़ कल पे पोस्टपोन कर देते थे कि मैं कल नए पेड़ लगाऊंगा, कल मैं नए कपड़े पहनूंगा, कल मैं दाढ़ी बनाऊंगा क्योंकि कल मेरा बेटा आएगा। तो इस तरीके से वो हर चीज़ पोस्टपोन कर देते थे और जो भी प्रिपरेशन करते थे वो डिपेंड करती थी उनके कल पे, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि मेरा बेटा कल आएगा। और कैप्टन हेगबर्ट के पास एक बड़ा सा बॉक्स था जिसमें बहुत सारे पैकेट्स रखे थे और उन पैकेट्स में अलग अलग तरीके के फ्लावर सीड्स यानी फूल उगाने के सीड्स, दाने रखे हुए थे जिसमें से वो चूज़ कर सकते थे। इतने अच्छे थे कि मतलब वो अपने फ्रंट गार्डन को बहुत अच्छा सजा सकते थे। और फिर कैप्टन हेगबर्ट बेसी से कहते हैं कि देखना, जब कल मेरा बेटा आएगा ना तो वो तुम्हें बताएगा कि उसे कौन से फ्लावर्स पसंद है, वो इस बॉक्स में से चूज़ करेगा और फिर बहुत अच्छे से, जैसे तुम्हारा गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स हैं, मेरे इधर भी बहुत अच्छे फ्लावर्स होंगे मेरे गार्डन में, क्योंकि मेरा बेटा हैरी आएगा और वो चूज़ करेगा। और कैप्टन हेगबर्ट ये वाली बात जो है बेसी को बताते हैं रेलिंग पे खड़े होके। मिस बेसीज हेड रिमेन्ड बाउड ओवर द वर्क। अब ये सब बातें जब कैप्टन कह रहे हैं तो मिस बेसी जो है वो बाव करके अपना काम करी। बाव यानी बेंड द हेड डाउन, क्योंकि वो सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम करी तो उसका वो सुन भी नहीं रही, आंख ऊपर करके वो बस ऐसे ऐसे अपने काम में लगी हुई, क्योंकि वो हज़ारों बार कैप्टन की यही सब बातें सुन चुकी है। She had heard all this so many times, but now and then she would rise, lay down her sewing and come slowly to the fence. और फिर वो क्या करती थी कि भाई उनको ऐसा ना लगे कि मैं बिल्कुल ही नहीं सुन रही हूँ, तो कभी अपना काम रख के फेंस पे आ जाती थी, रुक के फिर वापस आके बैठ जाती थी, ये शो करने के लिए कि वो सुन रही है। There was a charm in these gentle ravings. अब ravings का मतलब क्या होता है? Irrational talks, एक ऐसी बातें जो बहुत irrational है, जिनका कोई सर पैर नहीं है, जिनका कोई लॉजिक नहीं है, वो इरैशनल है, बेतुकी बातें। तो वो क्यों आती थी उसकी बातें सुन के? क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता था कि कैप्टन की इस बेतुकी बातों में कुछ आकर्षण है, कुछ चार्म है। He was determined that his son should not go away again for the want of a home all ready for him. He had been filling the other cottage with all sorts of furniture. अब कैप्टन ये सब हर चीज़ कल पे क्यों टाल रहे हो, हर चीज़ कल पे क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि भाई मेरा बेटा कल आएगा, ऐसी उनको उम्मीद है। तो वो क्या करते हैं कि हर चीज़ की वो क्या कर रहे हैं, वो इतने दृढ़ निश्चित हैं कि मेरा बेटा कल आएगा और मेरा बेटा आएगा कल और आके कहीं वापस ना चला जाए, एक अच्छा घर खोजने के लिए। तो इसीलिए वो अपना घर अभी से ही अच्छी अच्छी चीज़ों से प्रिपेयर करना स्टार्ट करें कि कहीं वो आए और वापस न चला जाए घर ढूंढने के लिए। तो इसीलिए उसको मैं अच्छा घर पहले से ही उसके लिए रेडी करके रखता हूँ। और इसी रीज़न से वो अपने कॉटेज में अलग अलग तरीके का नया नया फर्नीचर भी इकट्ठा कर रहे हैं, जिनको उन्होंने अब तक खोला नहीं है, सबको पैक ही अभी तक रखा है। She imagined it all new, fresh with varnish, piled up as in a warehouse. अब कैप्टन बताते थे बेसी को कि मैंने नया फर्नीचर में खरीदते रहता हूँ, जब भी खरीदते थे बताते थे उसको, तो वो इमेजिन करती थी कि कितना नया नया अच्छा फर्नीचर होगा, कितना फ्रेश न्यू फर्नीचर होगा, पूरा वार्निश यानी पूरा पेंट लगा होगा, नया फर्नीचर होगा और सब उन्होंने वेयर हाउस में इकट्ठा करके रखा होगा। देयर वुड बी टेबल्स रैप्ड अप इन सैकिंग, तो वो ऐसे इमेजिन करती थी कि नए नए टेबल होंगे जो रैप करे हुए पूरे पैकेट में होंगे, रोल्स ऑफ कारपेट, बड़े बड़े कालीन होंगे मोटे मोटे, और लाइक फ्रैगमेंट्स ऑफ कॉलम्स, फ्रैगमेंट्स का मतलब क्या होता है पीसेस, और सब ऐसे सारे कालीन ऐसे पीसेस में कॉलम्स में जमे हुए रखे होंगे। ऐसा उसने कभी देखा नहीं, वो ये सब चीज़ें इमेजिन करती थी जैसा जैसा उसको कैप्टन बताते थे। द ग्लीम ऑफ वाइट मार्बल टॉप्स इन द डिमनेस ऑफ द ड्रॉन ब्लाइंड्स, और कि जो भी नए नए टेबल और फर्नीचर आया होगा उस पर से बहुत प्यारी वाइट कलर के मार्बल की रोशनी आएगी। कैप्टन हेगबर्ट always described his purchases to her carefully as to a person having a legitimate interest in them. Legitimate का मतलब क्या होता है? Valid यानी सही। तो जो भी चीज़ें खरीदते थे कैप्टन, वो हमेशा बताते थे कि बेसी को कि मैंने आज ये खरीदा वो खरीदा, और ऐसे बताते थे जैसे बेसी कोई, उनको ऐसा लगता था जैसे बेसी कोई वो इंसान है जिसका सही इंटरेस्ट है
मेरी बातों में, इसीलिए वो सब बातें उसको बताते थे। द ओवरग्रोन यार्ड ऑफ हिज कॉटेज कुड बी लेड ओवर विथ कंक्रीट आफ्टर टुमारो। और ये भी बताया कैप्टन ने कि जो मेरे घर का बैकयार्ड है, जो मेरे कॉटेज का पीछे का हिस्सा है, बैकयार्ड है, अभी वहाँ पे बड़ी बड़ी घास उगी हुई है, बहुत शैबी सा वहाँ पे ग्रास उगी हुई है। फिर वो क्या बताते हैं बेसी को कि कल जब मेरा बेटा आएगा तो फिर उसको मैं पूरा कंक्रीट से यानी मलबे से पूरा मैं ढाक दूंगा। तो ये सारी प्लानिंग्स और उम्मीदें हैं कैप्टन के मन में, जब उनका बेटा आएगा तो वो ये सारी चीज़ें करेंगे। We may just as well do away with the fence. You could have your drawing line out, quite clear of your flowers. He winked and she would blush faintly. तो ये भी बताया कैप्टन ने बेसी को कि जो फेंसिंग लगी हुई है, यानी इस तरीके के जो घरों के बाहर ऐसे ऐसे फेंसिंग होती है, कहता है हम लोग फेंस भी तब हटा देंगे, तुम आराम से फिर अपना जो ड्राइंग क्लोथ्स लाइन यानी कपड़े सुखाने के जो रेलिंग है या जो कपड़े डालने की जो तार वार तुमने डाल के रखी है वो तुम आराम से रख सकती हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी वो बेसी को ये सब बताना चाह रहे कि अगर मेरा जवान बेटा आ जाएगा तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसके आने से, और तुम्हारा जो फ्लावर्स तुमने उगाए हुए हैं तुम इसको ऐसे उगा के रख सकती हो, अपना डेकोरेट रख सकती हो फ्लावर्स, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे बेटे हैरी के आने के बाद। और फिर वो विंक करते हैं यानी आंख मारते हैं बेसी को, और फिर वो ब्लश करती है फेंटली, यानी कि उसके गालों पे ऐसे रेडिश ब्लश आ जाती है, ऐसे रेड कलर की, जिसको अगर हिंदी में हम बोलते हैं लाली आ जाएगी, इस तरीके से बोलते हैं। तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्लश करती है। क्यों? क्योंकि जो कैप्टन है वो कहीं ना कहीं अपने बेटे के लिए बेसी को बहुत अच्छी वाइफ समझते हैं। This madness that had entered her life through the kind impulses of her heart had reasonable details. What if someday his son returned, but she could not even be quite sure that he ever had a son, and if he existed anywhere, he had been too long away. अब ये जो मैडनेस, पागलपन की जो कैप्टन हेगबर्ट की जो बातें हैं, ये समहाउ बेसी की लाइफ में एंटर कर गई थी, क्योंकि वो सारी बातें रिपीटेडली बेसी से ही बोलते थे। इम्पल्सिस का मतलब क्या होता है? सडन स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स फॉर समथिंग, सडनली कोई इच्छा जाग जाना, मेरा बेटा आएगा कल, मेरा बेटा कल आएगा। तो इस तरीके की सारी बातें वो सुन सुन के बहुत ज़्यादा सोचती थी कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में एक दिन इसका बेटा वापस ही आ जाए, या अगर या कभी कभी वो खुद से ये भी सवाल करती थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका कोई बेटा एक्चुअली है भी कि नहीं, उसको डाउट्स आते थे। और अगर है भी कहीं इस दुनिया में, अगर वो है भी तो कहीं वो कहीं बहुत ही टू लॉन्ग अवे, कहीं बहुत दूर होगा, क्योंकि इतने सालों से जो नहीं आया वो अब क्या आएगा। When Captain Egbert got excited in his talk, she would steady him by pretense of belief, laughing a little to salve her conscience. अब steady का मतलब क्या होता है? बैलेंस करना, किसी को शांत रखना। सेल्फ का मतलब क्या होता है? टू कंफर्ट, टू ईज, किसी को शांत करवाना, किसी को ईजी फील कराना। जब कैप्टन हेगबर्ट अपने बेटे की बातें बताते थे कि कल आएगा कल आएगा, तो उनकी इन एक्साइटेड बातों को वो प्रिटेंस ऑफ बिलीव देती थी, यानी कि उनको उसको प्रिटेंड करती थी, एक्टिंग करती थी, और उनको ये दर्शाती थी कि हाँ मुझे यकीन है आपकी बात पे, वो अच्छा अच्छा, और फिर हंस भी देती थी बीच में थोड़ा थोड़ा, उनको कंफर्ट करने के लिए, उनको बैलेंस करने के लिए, उनको ईज करने के लिए। Only once she had tried pityingly to throw some doubt on that hope, doomed to disappointment, but the effect of her attempt had scared her very much. All at once, over that man's face, there came an expression of horror and incredulity, as though he had seen a crack open out in the firmament. Okay, doomed का मतलब क्या होता है? A bad outcome. बेसी ने एक ऐसी बात बोल दी कैप्टन से जिसका आउटकम, जिसका रिजल्ट बहुत बैड आया। इनक्रेड्यूलिटी का मतलब क्या होता है? अ स्टेट ऑफ बीइंग अनेबल टू बिलीव समथिंग। जब आप एक ऐसी पोजीशन पे आ जाते हो कि आपको सामने वाले की कही हुई बात का विश्वास ही नहीं हो रहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फर्मामेंट का मतलब क्या होता है? द स्काई, आसमान। एक दिन बेसी ने बहुत दया खाई कैप्टन एग्बर्ट की बातों पे, क्योंकि वो देख रही थी कि ये आदमी इतनी उम्मीदों से भरा हुआ है। तो उसने बड़े डर के उनसे ये बोला कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका बेटा मर गया, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका बेटा कहीं सी में गया, वहाँ डूब गया। और जो इस बात का इफ़ेक्ट था, इससे बेसी बहुत ज़्यादा डर गई। एक ही बार में ये बात सुनते ही जो कैप्टन का चेहरा था वो
हॉरर यानी डर से भर गया और ऐसा एक्सप्रेशन दिया उन्होंने कि उनको यकीन ही नहीं हो रहा बेसी की बातों का, और वो ऐसा बिहेव किया उन्होंने जैसे उनके लिए कोई आसमान फट गया हो। You don't think he's drowned. For a moment, he seemed to her ready to go out of his mind, for in his ordinary state, she thought him more sane than people gave him credit for. तो वो बोलते बोलते हैं उसको, तुम ये मत सोचना कि मेरा बेटा डूब गया। एक मोमेंट के लिए तो बेसी को ऐसा लगा कि आदमी बिल्कुल अपने दिमाग से ही कहीं बाहर चला जाएगा, और जो उसका ऑर्डिनरी स्टेट है, जो नॉर्मली जैसे वो बिहेव करते हैं, उसमें बेसी को लगता था कि काफ़ी सेन है, यानी एक सेंसिबल इंसान है, और लोग इसको पता नहीं क्यों फालतू में बेवकूफ़ बोलते हैं। लेकिन ये रिएक्शन देख के तो बेसी भी बोलती है, नहीं भाई, इसको कुछ भी कभी भी हो सकता है। ऑन दैट ओकेजन द वायलेंस ऑफ द इमोशन वॉज फॉलोड बाय अ मोस्ट पटर्नल एंड कंप्लेसमेंट रिकवरी। पटर्नल का मतलब क्या होता है? लाइक अ फादर, एक पिता की तरह। कंप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? सेल्फ सेटिस्फाइड, जब आप खुद से आत्मसंतुष्ट हो। तो उस मोमेंट पर उसको लगा कि उसके जो इमोशंस हैं वो आपस में जैसे लड़ रहे हैं कि नहीं मेरा बेटा आएगा, और जैसे कि एक पैटर्नल यानी एक पिता बोल पड़ा कि नहीं मेरा बेटा आएगा, और वो इन बातों को लेकर बहुत सेल्फ सेटिस्फाइड था कि नहीं नहीं मुझे पता है मेरा बेटा आएगा। तो इस तरीके के कुछ रिएक्शंस कैप्टन ने दिए बेसी की बात पे। Don't alarm yourself, my dear, he said a little cunningly. The sea can't keep him. तो यहाँ पर कैप्टन बेसी से कहते हैं कि डोंट अलार्म योरसेल्फ, यानी तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बहुत ही कनिंग तरीके से उन्होंने बोला बेसी को, क्योंकि उसको गुस्सा आ गया उनकी बात सुन के, उसकी बात सुन के। और कैप्टन कहते हैं द सी कांट कीप हिम, मेरे बेटे को समुद्र निगल नहीं सकता है। ही डज नॉट बिलोंग टू इट, क्यों? क्योंकि मेरा बेटा समुद्री कोई नाविक नहीं है कि समुद्र में जाएगा और समुद्र उसको निगल लेगा। नन ऑफ अस हैग बर्ड्स एवर डिड बिलोंग टू इट, और हम में से कोई भी हैगबर्ड, मैं और मेरे पूर्वज, कोई समुद्री नाविक नहीं है जो मेरा बेटा भी एक नाविक बन जाएगा। मेरा बेटा कोई नाविक नहीं है। लुक एट मी, आई डिडंट गेट ड्राउंड। और वो कहते हैं कि मुझे देखो, क्या मैं कभी डूबा? मोरओवर ही इजंट अ सेलर एट ऑल, और तो और मेरा बेटा कोई सेलर थोड़ी है। एंड इफ ही इज़ नॉट अ सेलर ही इज़ बाउंड टू कम बैक, और क्योंकि वो कोई सेलर नहीं है तो वो वापस ज़रूर आएगा, क्योंकि जो सेलर्स होते हैं वो दूर दूर तक डीप सी जर्नीज़ में, लॉन्ग जर्नीज़ में जाते हैं, और हो सकता है वो वहाँ डूब जाए। लेकिन मेरा बेटा ना ही कोई सेलर है ना ही कोई नाविक है, तो इसलिए वो डूब नहीं सकता। वो वहीं पे अगर काम करता होगा सी कोस्ट पे, समुद्र तट पे, तो वो वापस आएगा। There is nothing to prevent him coming back, और दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे बेटे को वापस आने से रोक सके। His eyes began to wander. अब उसकी आइज़ जो है वो आँखों में ऐसे वॉन्डर होने लगी उसकी आँखें, और वो बोलने लगा टुमारो की हाँ कल आएगा मेरा बेटा, हाँ कल। फिर वही आँखों में उसकी वो उम्मीद जाग गई। She never tried again for the fear the man should go out of his mind on the spot. He depended on her. She seemed the only sensible person in the town, and he would congratulate himself frankly before her face on having secured such a level-headed wife for his son. बेसी ने एक बार तो ट्राई कर दिया कि उसको ऐसा बोलने का कि आपका बेटा कहीं मर तो नहीं गया, लेकिन उसका ये रिएक्शन देके उसने लाइफ में फिर कभी ट्राई नहीं किया कि मैं इसको ऐसा बोलूँ कि कहीं आपका बेटा वापस नहीं आएगा क्या, क्योंकि वो आदमी का जो माइंड है उसी वक्त ऑन द स्पॉट वो दिमाग के बिल्कुल बाहर चला जाता है। और कहीं ना कहीं कैप्टन हैगबर्ड इमोशनली अपने बातें सारे शेयर करते हैं बेसी से, तो वो उस पर डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं, और उनको कैप्टन हैगबर्ड को ऐसा लगता है कि पूरे टाउन में जो सबसे सेंसिबल समझदार लड़की है वो बेसी ही है, और वो बेसी के ही सामने खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि चलो भगवान की दया से मैं इतना, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट है कि तुम मुझे मिली इस दुनिया में। क्यों? क्योंकि तुम एक सबसे अच्छी लेवल हेडेड वाइफ यानी बहुत समझदार बीवी बनोगी तुम मेरे बेटे के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने बेटे के लिए बेसी को पसंद करते थे। The rest of the town, he confided to her once in a fit of temper, was certainly queer. Confided का मतलब क्या होता है? To trust someone, जब आप किसी पे विश्वास करते हो। और queer का मतलब क्या होता है? Strange, अजीब। तो पूरे टाउन में से सबसे ज़्यादा वो ट्रस्ट किस पे करता था? बेसी पे ही करता था, और थोड़ा सा अजीब बिहेवियर भी था कैप्टन का। The way they looked at you, the way they talked to you. तो जिस तरीके से लोग उससे बात करते थे या जिस तरीके से लोग उसको देखते थे वो सब बहुत अजीब लगता था कैप्टन को। ही हैड नेवर गॉट विद एनीवन इन द प्लेस, डिडंट लाइक द पीपल, और बेसिकली कैप्टन को अब दूसरे लोगों से बात करना शहर के पसंद ही नहीं था।
He would not have left his own country if it had not been clear that his son had taken a fancy to Colebrook. तो कैप्टन कभी भी अपनी कंट्री कोलचेस्टर कभी नहीं छोड़ के इधर कोलब्रुक में आते अगर कोई मशखरा व्यक्ति, कोई बेवकूफ़ जोकर इंसान उनको ये ना लिख देता कि आपके बेटे को एक लड़की के साथ मज़े करते हुए हमने कोलब्रुक में देखा है। तो ये उनको किसी ने लेटर भेजा था और इस वजह से ही वो कोलचेस्टर छोड़ के कोलब्रुक आए थे, अदरवाइज वो अपनी कंट्री कोलचेस्टर को कभी भी नहीं छोड़ते। She humored him in silence, listening patiently by the fence, crocketing his with downcast eyes. Blushes came with difficulty on her dead white complexion under the negligently twisted opulence of mahogany-colored hair. Her father was frankly carroty. अब difficult words का meaning देख लेते हैं। Crocketing का meaning क्या होता है? To make a fabric using crocket. जब आप कोई फैब्रिक, कोई कपड़ा बनाते हो क्रॉकेट यूज़ करते हुए, तो इस तरीके के जो कपड़ा होता है उसे हम क्रॉकेट कहते हैं और इस एक्टिविटी को बोलते हैं क्रॉकेटिंग। डाउनकास्ट का मतलब क्या होता है? लुकिंग डाउनवर्ड्स। जब आप काम करते करते बेसी जैसे काम कर रही थी, क्रॉकेटिंग करते करते जब नज़रें नीचे करके देख रही थी तो उसे डाउनकास्ट कहते हैं। ओप्यूलेंस का मतलब क्या होता है? ग्रेट एंड ऑफ गुड क्वालिटी, कोई चीज़ बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया क्वालिटी की हो। महागनी क्या होता है? अ रेडिश ब्राउन टिम्बर यूज टू मेक फर्नीचर। रेड ब्राउनिश कलर का टिम्बर होता है, टिम्बर होता है जिससे फर्नीचर बनाया जाता है। गुड क्वालिटी ऑफ टिम्बर होता है ये। कैरेटी का मतलब क्या होता है? कैरेटी जो वर्ड है वो आया है कैरेट यानी गाजर से। गाजर कैसी होती है? ऑरेंजिश रेडिश होती है, तो ऑरेंज रेड इन कलर चीज़ को हम कैरेटी कहते हैं। अब इस पैराग्राफ का मतलब देखते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि जो बेसी है वो थोड़ा बहुत हंसी मजाक साइलेंस में यानी धीरे से आराम से बहुत तेज़ तेज़ चिल्ला के नहीं करती थी, कैप्टन के साथ हल्की फुल्की मजाक करती थी और जो भी कैप्टन बातें बोलते थे उसको बहुत पेशेंटली, बहुत आराम से सुनती थी। और कैसे सुनती थी? यानी अपने क्रॉकेटिंग करते हुए नज़र उसके नीचे काम पे होती थी और सुनती भी जाती थी। और जब भी वो उसको अपनी बहू बनाने की बात करते थे तो उसके चेहरे पे ब्लशेस यानी ऐसी रेड रेड लाली आ जाती थी और वो बहुत, और ये मतलब वो शर्माती भी बहुत मुश्किल से थी अपने डेड वाइट कॉम्प्लेक्शन पे। यानी इससे पता चलता है कि वो बहुत गोरी थी और बहुत मुश्किल से ही उसको कभी किसी चीज़ पे ऐसी शर्म टाइप की आती थी। अंडर द नेग्लिजेंटली, ओके। और जो उसके बाल थे बहुत ही गुड क्वालिटी के रेडिश ब्राउनिश कलर के बाल थे, लेकिन जो उसका फादर थे, जो उसके पापा थे बेसी के, उनके बाल कैरेटी थे यानी थोड़े से ऑरेंजिश रेडिश कलर के थे। तो अब यहाँ पे बेसी के फादर का अब आगे डिस्क्रिप्शन आने वाला है। शी हैड अ फुल फिगर, अ टायर्ड अनफ्रेशन्ड फेस। अब यहाँ तो बताया कि वो बहुत गोरी थी, उसके बहुत अच्छे क्वालिटी के रेडिश ब्राउनिश कलर के बाल थे, उसका फुल फिगर था यानी बहुत अच्छी उसकी पर्सनैलिटी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमेशा बहुत टायर्ड, बहुत थकी हुई रहती थी। अनफ्रेशन्ड फेस, इतनी गोरी होने के बाद भी उसका चेहरा हमेशा फ्रेश नहीं रहता था। क्यों नहीं रहता था? क्योंकि वो अपने अंधे फादर, ब्लाइंड फादर जोशिया काविल की हमेशा सेवा में लगी रहती थी और उसके जो फादर थे वो बहुत उसको गाली बकते थे, परेशान करते थे, काम करवाते थे, जिस वजह से उसकी जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, वो कहीं ना कहीं ढल गई अपने बाप की सेवा करते हुए। When Captain Hagbard wanted the necessity and propriety of a home and the delights of one's own fireside, she smiled a little with her lips only. Wanted का मतलब क्या होता है? Praised and boasted, जब आप किसी की तारीफ करते हो और बोस्ट कर रहे हो, बड़ा चढ़ा के बोलते हो। प्रोप्रीटी का मतलब क्या होता है? राइटनेस, यानी कोई चीज़ कितनी सही है। तो जब भी कैप्टन हमेशा तारीफ करते थे और हमेशा बड़ा चढ़ा के बोलने की कोशिश करते थे बेसी से कि अब तुम्हें घर होना चाहिए, तुम्हारे भी डिलाइट्स ऑफ ओन यानी तुम्हारा खुद का पति होना चाहिए, घर होना चाहिए, तो वो थोड़ा सा ही स्माइल करती थी सिर्फ अपने लिप्स से ऐसे, बस इतना सिंपल। Her home delights had been confined to the nursing of her father during the 10 best years of her life. नर्सिंग का मतलब टेकिंग केयर, किसी की केयर करना। तो जो उसके होम डिलाइट्स थे बेसी के कि हाँ हर लड़की के जैसे सपने होते हैं कि कभी मेरा घर होगा, बच्चे होंगे, पति होगा मेरा, तो ये सारी चीज़ें उसकी कहाँ सीमित रह गई? कहीं ना कहीं ख़त्म ही हो गई, क्योंकि उसका पूरा टाइम जो है उसके अपने अंधे फादर की केयर करने में निकल जाता था। और हर लड़की के जो यंग होने के, जो जवानी के 10 उसके बेस्ट ईयर्स होते हैं, वो उसके जो 10 बेस्ट ईयर्स जो उसके चल रहे थे उसमें वो ना किसी लड़के को देख रही थी, ना शादी कर रही थी, बस अपने ब्लाइंड फादर की नर्सिंग कर रही थी वो। A bestial roaring coming out of an upstairs window would interrupt their talk.
तो ये सारी बातें बेसी और कैप्टन के बीच में ही चल रही थी। बेस्टियल का मतलब क्या होता है? लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह। अब ये बातें चल ही रही थी कैप्टन और बेसी के बीच में, और सडनली ऊपर की खिड़की से बहुत जोर से एक जानवर की तरह किसी ने चिल्लाया, और इससे उनकी बात में अड़ंगा डलता है। She would begin at once to roll up her croquet work or fold her sewing without the slightest sign of haste. Haste यानी hurry up, जल्दी जल्दी। तो जैसे ही वो चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनती है, वो धीरे से उठती है, आराम से अपनी वो स्यूइंग, सिलाई कढ़ाई बुनाई के काम को बंद करती है, और कोई जल्दबाजी में भगती नहीं जाती, आराम से ही जाती है। Meanwhile, the howls and roars of her name would go on, making the fishermen strolling upon the sea wall on the other side of the road turn their heads towards their cottages. स्ट्रोलिंग का मतलब होता है वॉकिंग लेजरली, जब आप आराम आराम से चल के जा रहे हो, जल्दी जल्दी नहीं कर रहे हो। तो बेसी के फादर ऊपर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, उसका नाम बार बार ले रहे थे, उससे गालियां दे रहे थे। वो कोई जल्दबाजी के लिए करते हुए नहीं गई, क्योंकि ये उसके फादर का रोज़ का है ये बिहेवियर। तो वो आराम से ही जा रही थी, और उनका घर हार्बर यानी बंदरगाह के समुद्र के पास था। तो वहाँ पे जो फिशरमैन, वहाँ पे जो मछुआरे थे, उन तक को भी इतनी दूर बेसी के फादर के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, और वो लोग ऐसे कॉटेजेस की तरफ झांक झांक कर देख रहे थे। तो फिर बेसी जाती है अपने फादर के पास। She would go in slowly at the front door and a moment afterwards there would fall a profound silence. तो वो धीरे से सामने के दरवाजे से अपने फादर के पास जाती है, और जैसे ही वो अंदर जाती है, वहाँ पे प्रोफाउंड साइलेंस यानी एकदम सीरियस चुप्पी हो जाती है। प्रेजेंटली शी वुड अपीयर, और फिर अपने फादर को नीचे लेके वापस वहीं नीचे गार्डन में आती है जहाँ पे कैप्टन हेगबर्ट थे। लीडिंग बाय द हैंड अ मैन ग्रॉस एंड अनविल्डी लाइक अ हिप्पोपोटामस विद अ बैड टेम्पर्ड सर्ली फेस। तो वो अपने फादर को हाथ पकड़ के नीचे तक लेके आती है। उसके फादर का चेहरा काफ़ी ग्रॉस था, यानी वेरी अनप्लेजेंट, बहुत बुरा चेहरा था, और अनविल्डली था यानी डिफ़िकल्ट टू मूव। वो चल नहीं पा रहे थे क्योंकि अंधे थे, और अंधे होने के बाद वो बहुत लेज़ी भी हो गए थे, जिससे उनका मोटापा बढ़ गया, और वो हिप्पोपोटामस जैसे, एक हिप्पो जैसे हो गए। बैड टेम्पर्ड, बहुत बुरा उनका गुस्सा था, और सरली फेस था। सरली यानी अनफ्रेंडली, बिल्कुल भी खुशनुमा हैप्पी फेस नहीं था, गंदा सा चेहरा बनाया हुआ था। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जोशिया काविल का, जो कि बेसी काविल के फादर थे। He was a widowed boat builder whom blindness had overtaken years before in the full flush of business. Widowed यानी विधवा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो बेसी के फादर थे वो विधवा थे, यानी उनकी वाइफ पहले ही मर चुकी थी, और वो बोट बिल्डर थे यानी बोट बनाने का काम करते थे। ये उस ज़माने की स्टोरी जब लकड़ी की बोट्स वगैरह बनाई जाती थी, तो ये वो काम करते थे। और इनकी जो ब्लाइंडनेस है, जो इनका अंधापन है, वो सालों पहले हो गया था इन फुल फ्लश ऑफ बिजनेस, यानी जब वो बहुत जवान थे, बहुत काम करते थे, उस मोमेंट पे ये अंधे हो गए थे। ही बिहेव टू हिज डॉटर एज इफ शी हैड बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनक्यूरेबल कैरेक्टर। इनक्यूरेबल का मतलब क्या होता है? हेयर फादर्स लॉन्ग लास्टिंग ब्लाइंडनेस। तो यहाँ मतलब बोला जा रहा है कि वो अपनी बेटी को इतनी गालियाँ बकते थे, इतनी बुरी तरीके से उससे बिहेव करते थे, और ऐसे करते थे जैसे उनके अंधेपन का रीज़न बेसी है, बेसी ने उनको अंधा कर दिया है। He had been heard to bellow at the top of his voice as if to defy heaven, and he did not care. He had made enough money to have ham and eggs for his breakfast every morning. Bellow का मतलब क्या होता है? To make deep and loud noise out of pain. जब आप दर्द में बहुत चीखते हो, चिल्लाते हो। और defy का मतलब क्या होता है? Challenge to fight. जब आप किसी को लड़ने के लिए चैलेंज करते हो, चुनौती देते हो। तो हमेशा लोगों ने उनको बेसी के फादर को हमेशा चीखते और चिल्लाते हुए सुना हुआ है, और हेवन यानी आसमान में वो ऊपर से मुंह करके बहुत चीखते थे, चिल्लाते थे, और ऐसे करते थे जैसे वो आसमान में भगवान को कोई चुनौती दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, और उनको बोलते थे कि मुझे कोई केयर नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने अपने जीवन में इतना कमा लिया है कि मैं हैम बर्गर और एग्स, अच्छा ब्रेकफास्ट यानी गुड क्वालिटी ऑफ ब्रेकफास्ट हर मॉर्निंग आराम से खा सकता हूँ। यानी वो भगवान को ऐसे कर्स कर रहे थे। ही थैंक्ड गॉड फॉर इट, और बोलते थे हाँ हाँ थैंक यू भाई, थैंक यू भगवान, तुमने मुझे बहुत खाने को दिया। इन अ फिंडिश टोन, फिंडिश यानी इन अ वेरी बैड मैनर, बहुत ही गलत तरीके से भगवान को ऐसे कर्स करे थे, एज दो ही वर कर्सिंग। तो इस तरीके से वो अपने अंधेपन के लिए वजह से भगवान को और बेसी को ऐसे कर्स करते रहते थे। Captain Hegbert had been so unfavorably impressed by his tenant that once he told Miss Bessie, "He's a very extravagant fellow, my dear."
एक्स्ट्रावैगेंट का मतलब क्या होता है? टू स्पेंड मोर मनी दैन दे कैन अफोर्ड, ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च करना, यानी तुम इतने अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे पास इतने पैसे, तुम्हारी चादर इतनी है नहीं, फिर भी तुम पैसे उतने खर्च कर रहे हो, उसका मतलब होता है एक्स्ट्रावैगेंट पर्सन। तो जो कैप्टन हेगबर्ट थे वो बहुत बुरी तरीके से इम्प्रेस थे, यानी सरकास्टिकली एक दिन बेसी से बोलते हैं, मैं तुम्हारे फादर से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ भाई, इतना बढ़िया आदमी है तुम्हारे फादर, कितना एक्स्ट्रावैगेंट है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर रहा है, इतनी तो तुम्हारे फादर की चादर भी नहीं है। टेनेंट यानी किराएदार, क्योंकि बेसी और उसका फादर कैप्टन हेगबर्ट के किराएदार थे। तो इस तरीके से टॉन्टिंग लाइन कैप्टन ने एक बार बेसी को उसके फादर के लिए बोली। She was knitting that day, finishing a pair of socks for her father, who expected her to keep up the supply dutifully. तो ये उस दिन की बात है जिस दिन वो निटिंग कर रही थी, वही सॉक्स बुन रही थी ऊन के, और उस दिन वो एक अपने सॉक्स का पैर जो है अपने फादर के लिए ख़त्म करने वाली थी। क्यों? क्योंकि उसके फादर ने बोला था कि ड्यूटीफुली मुझे टाइम पे सॉक्स सप्लाई कर देना, मुझे दे देना। शी हेटेड निटिंग, उसको निटिंग करना, बुनाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एंड शी वॉज जस्ट एट द हील पार्ट, और वो बिल्कुल ये जो हील पार्ट है यानी जो सॉक्स का जो एड़ी का पार्ट है हमारे पैर में, वो पोर्शन ख़त्म ही करने वाली थी। शी हैड टू कीप हर आइज ऑन द नीडल्स। जब आप बिल्कुल सॉक्स ख़त्म ही करने वाले हो, हील का पार्ट ख़त्म ही करने वाली थी, तो वो नीडल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही थी, क्योंकि उस टाइम पे आपको बहुत अच्छे से उसको पैक करना पड़ता है, नहीं तो पूरा ऊन खुल जाएगा और पूरी जो आपने निटिंग करी वेस्ट चली जाएगी। तो ये उस दिन की ही बात है जब वो अपने फादर के लिए सॉक्स बना रही थी। Of course, it isn't as if he had a son to provide for. Captain Hegbert went on a little vacantly. Vacantly का मतलब क्या होता है? Showing no interest and enthusiasm. जब आप बात तो कर रहे हो किसी से, बट ऐसे बात करो जैसे आपका कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ज़्यादा कोई एंथुजियाज़म, फुल एनर्जी से आप बात नहीं कर रहे हो। तो कैप्टन हेगबर्ट जो है वो बेसी काम कर रही है और ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि उसको कंप्लीट करना है सॉक्स। तो वो कहते हैं बेसी से कि हाँ हाँ ठीक है, मेरे पास भी कोई ऐसा कोई बेटा नहीं है जो मैं तुम्हारे लिए प्रोवाइड कर दूँ, और मतलब ऐसा कोई फ्री में नहीं बेटा प्रोवाइड करूँ, इस टाइप की बातें वो कर रहे थे। गर्ल्स ऑफ कोर्स डोंट रिक्वायर सो मच, दे डोंट रन अवे फ्रॉम होम माई डियर। तो वो बोलते हैं कैप्टन कि वैसे भी लड़कियों को कोई ज़्यादा कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, और ना ही वो काम के लिए और दूसरे रीजंस के लिए अपने घर से भागती हैं। नो, सेड मिस बेसी क्वाइटली। तो मिस बेसी ने चुपचाप कह दिया, नहीं, यानी लड़कियां घरों से नहीं भागती, हम अपने घर पे अपना काम करते हैं। कैप्टन हैगबर्ड, amongst the mounds of turned up earth, chuckled. With his maritime rig, his weather-beaten face, his beard of Father Neptune, he resembled a deposed sea god who had exchanged the trident for the spade. अब chuckled का मतलब क्या होता है? लाफ इनवर्डली, जब आप इस तरीके से गिगल करते हो ऐसे करके जब आप हंसते हो तो उसे हम चकल्ड कहते हैं। मैरी टाइम रिक का मतलब क्या होता है? सी साइड सप्लाई, जब आप समुद्र के पास कोई चीज़ें सप्लाई करते हो। स्पेड क्या होता है? स्पेड मैंने आपको बताया था, इस तरीके का ऐसा टूल होता है जिससे आप ज़मीन की खुदाई करते हो। तो कैप्टन हेगबर्ट जो कि हर साल या हर दिन अपने फ्रंट गार्डन की मिट्टी खोद के ऐसे बैठे रहते हैं इस उम्मीद में कि कल जब मेरा बेटा आएगा तो मैं यहाँ पे प्लांट्स ग्रो करूँगा। तो आज भी कैप्टन हेगबर्ट ऐसे दिख रहे थे कि माउंड्स ऑफ टर्न्ड अप अर्थ, ऐसा लग रहा था पूरी धरती उल्टा दी उन्होंने खोद खोद के, और फिर हंस रहे थे ये सारी बातें करके वो बेसी से वहाँ पे। और वो सी साइड बैठे हुए थे, वेदर बीटन उनका फेस था, यानी वेदर की वजह से उनका चेहरा काफ़ी थका हुआ था, और जो उनकी जो बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी बियर्ड थी, वो फादर नेपट्यून जैसी दिख रही थी। ये है फादर नेपट्यून, और ये सी गॉड है। सी गॉड, इनके हाथ में हमेशा इस टाइप का त्रिशूल होता है। तो ऐसा लग रहा था कि वो इतनी मिट्टी खुदी हुई है गार्डन में, वो वहाँ बैठे हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ट्राइडेंट को स्पेड से एक्सचेंज कर लिया है, यानी वो मिट्टी खोद रहे थे स्पेड से और पूरे फादर नेपट्यून जैसे दिख रहे थे। तो ऐसा लग रहा था पूरा फादर नेपट्यून बैठा है, बस उन्होंने त्रिशूल अपना दे दिया है फादर नेपट्यून को और स्पेड हाथ में रख लिया। तो कुछ ऐसे दिख रहे थे हमारे कैप्टन हेगबर्ट। एंड he must look upon you as already provided for in a manner. That's the best of it with the girls, the husbands. He winked. Miss Bessie, absorbed in her knitting, colored faintly. अब मिस बेसी जो अपनी knitting, अपनी बुनाई कर रही है, सॉक्स बना रही है अपने फादर के लिए, वो काफ़ी शर्मा जाती है कैप्टन हेगबर्ट की कुछ बातें सुन के, क्योंकि कैप्टन हेगबर्ट कहते हैं कि हाँ हाँ जब मेरा बेटा आएगा मतलब वो लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है, और फिर हस्बैंड मटीरियल है, वो एक अच्छा पति बन सकता है। और फिर वो विंक करते हैं बेसी को, तो वो शर्मा जाती है और
वो भी तुम्हें उस नज़र से देखेगा क्योंकि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। तो ये सारी बातें कैप्टन उससे कहते हैं और बहुत खुश हो जाती है, मतलब थोड़ा सा शर्माने लगती है। बेसी, माई हैट, ओल्ड कार्विल बेलोड आउट सडनली। अब बढ़िया बातें चल रही हैं, काम चल रहा है, सडनली फिर बेसी के फादर बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं कि मेरी हैट। और जो बूढ़ा कार्विल है, जोशिया कार्विल, बेसी के फादर, वो बेलो करते हैं, यानी बहुत शाउट करते हैं तेज तेज। He had been sitting under the tree mute and motionless like an idol of some remarkable monstrous superstition. तो जहाँ बेसी और कैप्टन बातें कर रहे हैं, वहीं एक पेड़ के नीचे वहाँ पर जोशिया काविल भी बैठे हुए हैं और वो ऐसे चुप, बिल्कुल म्यूट और मोशनलेस बैठे हैं, बिल्कुल चुपचाप, ना कुछ हिल रहे हैं। और ऐसा लग रहा था कि कोई मॉन्स्ट्रस यानी कोई दैत्य दानव, कोई राक्षस वहाँ पे ऐसे बैठा हुआ है, इतना बड़ा मोटा हिप्पोपोटामस जैसा। He never opened his mouth but to howl for her. वो कभी भी अपना मुंह नहीं खोलते थे बात करने के लिए, बस सिर्फ बेसी पर चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोलते थे। समटाइम्स अबाउट हर, और उसी के बारे में उसको गालियां देने के लिए अपना मुंह खोलते थे। एंड देन ही डिड नॉट मॉडरेट द टर्म्स ऑफ हिज अब्यूज। मॉडरेट मतलब हेयर डिड नॉट बिकम लेस एक्सट्रीम इन द अब्यूज। जब आप कोई चीज़ को कम करो उसको मॉडरेट करना बोलते हैं। और जब भी, और मतलब बेसी के फादर ऐसे थे कि जो उसको बहुत अब्यूज़ करते थे, उसको बहुत गालियाँ बकते थे और बुरी भली बातें कहते थे बेसी को। और कभी भी वो इन चीज़ों को मॉडरेट नहीं करते थे, यानी कम नहीं करते थे, हमेशा ज़्यादा गालियाँ बकते थे उसको और बहुत उसको बुरे शब्द कहते थे। Her system was never to answer him at all and he kept up his shouting till he got attended to, till she shook him by the arm or thrust the mouthpiece of his pipe between his teeth. तो बेसी का एक सिस्टम था कि मेरे फादर मुझे कितना भी चिल्लाते जाएंगे, मैं उनको रिप्लाई नहीं करूँगी, ना मैं उनको जवाब दूंगी। बस वो तब तक चिल्लाते रहते थे जब तक बेसी जाके उनको अटेंड नहीं करती थी, उनसे बात, मतलब उनको ऐसे आम उनका खींच नहीं लेती थी कि हाँ मैं आ गई हूँ। और इससे ये पता चलता है कि जो बेसी के फादर थे वो अंधे और बूढ़े होने के बावजूद भी हुक्का पीते थे। तो वो क्या करती थी, अगर उसके मुंह से हुक्का गिर जाता था तो हुक्के का पाइप उठा के उसके मुंह में ठूस न लेती थी, तब तक वो चिल्लाते रहते थे। तो इससे ये पता चलता है कि बेसी के फादर बूढ़े और अंधे तो हैं, लेकिन साथ में बहुत निकम्मे भी हैं कि अगर एक टोपी गिर गई तो अपनी टोपी भी नहीं उठा रहे, उसके लिए बेसी को चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बुला रहे हैं। और अगर पाइप गिर गया है तो अपना पाइप, तो वो लेजी हो गए हैं। He was one of few blind people who smoke, और वो उन अंधे लोगों में से एक हैं जो स्मोक भी करते हैं, यानी वो निकम्मे हो गए हैं। When he felt the hat being put on his head, he stopped his noise at once. और जैसे ही उनको लगता था कि मेरी गिरी हुई हैट बेसी ने मुझे सर पे पहना दिए तो फिर वो चुप हो जाते थे। Then he rose and they passed together through the gate. फिर बेसी और उसके फादर दोनों रोज होते हैं, रोज पास्ट टेंस है राइस का, दोनों अपनी जगह से उठते हैं और फिर गेट के बाहर, कॉटेज के गेट के बाहर चले जाते हैं वॉक कर। He waited heavily on her arm during their slow, toilful walks. She appeared to be dragging with her for a penance the burden of that infirm bulk. तो अब वॉक करने के लिए निकले हैं बेसी और उसके फादर जोशिया काविल। और क्योंकि वो बहुत हैवी थे, वेट में काफ़ी मोटे हिप्पोपोटामस जैसे थे, तो वो बिल्कुल ही उसके हाथ में इस तरीके से झुक गए और उसके पूरे हाथ पे पूरा वेट उसके फादर का जा रहा है। टॉयलफुल का मीनिंग क्या होता है? ट्रबलसम, टेरेबल, कोई ऐसी चीज़ जो फुल परेशानी भरी होती है। पेनेंस का मतलब सेल्फ पनिशमेंट, कोई ऐसी चीज़ जैसे हमने खुद को ही अब कोई पनिशमेंट, सज़ा दे दी हो। इनफर्म का मतलब क्या होता है? नॉट फिजिकली स्ट्रॉन्ग, कोई ऐसा व्यक्ति जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, यानी उसको कोई चलने फिरने में दिक्कत है। तो ये जो उनकी वॉक होती थी काफ़ी परेशानी भरी होती थी, क्योंकि ऐसा लगता था कि बेसी खुद को बस घसीट रही है, अपने फादर को बस घसीट रही है, क्योंकि वो खुद से चलना ही नहीं चाहते थे, उनको बिल्कुल घसीटना पड़ता था। बेसी को ऐसा लगता था कि उसने खुद को सज़ा दे दी है, पनिशमेंट दे दी है, और वो इतना बर्डन यानी इतना पूरा बोझा लेके चल रही है एक फिजिकली नॉट स्ट्रॉन्ग पर्सन का। यूजुअली दे क्रॉस्ड द रोड एट वंस। द कॉटेजेस स्टूड in the fields near the harbor, 200 yards away from the end of the street, and for long time they would remain in view, ascending imperceptibly the flight of wooden steps that led to the top of the sea wall. Meaning देख लेते हैं। ascending का मतलब क्या होता है? here to go upstairs, यहाँ पे मीनिंग है सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ना is ascending। imperceptibly का मतलब क्या है यहाँ पे? not in senses, जब आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसमें आपको कोई होशो हवास ही नहीं है, बस आप कर रहे हो। ओके
यहाँ पे मतलब है सेंटेंस का कि जो रोड वो क्रॉस करते थे सी वॉल पे जाने के लिए, वो एक ही बार में वो लोग क्रॉस कर लेते थे। जो इनके कॉटेज थे, जो इनके छोटे से घर थे, वो फील्ड में यानी एक बड़े से मैदान में थे, जो कि हार्बर यानी सी के पास, बंदरगाह के पास में थे। 200 यार्ड्स दूर थे उस स्ट्रीट से, यानी पहले वो उनके कॉटेज थे, फिर उनको 200 यार्ड्स चलना पड़ता था, फिर वो स्ट्रीट आती थी, और स्ट्रीट के बाद उनको सीढ़ियाँ ऊपर चढ़नी पड़ती थी लकड़ी की, और फिर तब जाके वो सी वॉल पे पहुँचते थे। सी वॉल यानी कि समुद्र तट पे जाके पहुँचते थे, क्योंकि उसके फादर को वहाँ तक वॉक करना जाना रहता था। तो इतना वो हैवी लोड लेके चलती थी अपने फादर का। It ran from east to west, shutting out the channel like a neglected railway embankment on which no train had ever rolled within memory of man. तो वो जो पूरे रोड था, जहाँ सी वॉल का पूरा रोड था, वो ईस्ट से वेस्ट यानी पूरा इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन तक जा रहा था, और ऐसा लग रहा था कि कोई रेलवे स्टेशन है जहाँ पे सदियों सालों से कोई ट्रेन नहीं आई हो। जहाँ तक इंसान की याददाश्त का सवाल है, किसी को याद नहीं कि यहाँ कोई आता भी है, लेकिन इसके फादर को यहाँ पे वॉक करने जाना है। Groups of sturdy fishermen would emerge upon the sky, walk along for a bit and sink without haste. Sturdy का मतलब क्या है? Strong and fit. तो कोई ऐसे फिशरमैन की बात हो रही है, मछुआरों की बात हो रही है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और फिट थे। हेस्ट का मतलब हरी, क्विकनेस, जल्दबाजी में कोई चीज़ करना। तो वहाँ पे कोई नहीं होता था, सिर्फ वहाँ पे कुछ फिट एंड स्ट्रॉन्ग कुछ मछुआरे होते थे जो वहाँ पे इकट्ठा होते थे, थोड़ा सा वो लोग वॉक करते थे, और फिर उसके बाद वो लोग बिना किसी जल्दबाजी के बहुत आराम से रिलैक्सिंग तरीके से पानी में कूद जाते थे। अब ये मछुआरे क्यों कूदते थे? ऑब्वियसली मछली का जाल बिछाने के लिए, मछली पकड़ने के लिए। Their brown nets, like the cobwebs of gigantic spiders, lay on the shabby grass of the slope, and looking up from the end of the street, the people of the town would recognize the two cowls by the creeping slowness of their gait. Gigantic का मतलब होता है एक्सट्रीमली ह्यूज, कोई चीज़ जो बहुत बड़ी हो। शैबी का मतलब क्या होता है? इन अ पुअर कंडीशन, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही बैड कंडीशन, पुअर कंडीशन में फैली हुई है। क्रीपिंग का मतलब क्या होता है? क्रॉलिंग वेरी स्लोली, जब आप धीरे धीरे रेंगते हुए चल रहे हो। गेट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन्स वे ऑफ वॉकिंग, एक इंसान के वॉक करने का, चलने का जो तरीका होता है उसे हम गेट कहते हैं। तो जो फिशरमैन, जो मछुआरे वहाँ थे, वो पानी में जाते हैं और अपनी ब्राउन कलर की मछली पकड़ने की जो जाले होते हैं, नेट्स होते हैं, वो पानी में ऐसे बिछाते हैं जैसे कोई बहुत बड़े स्पाइडर के कॉबवेब्स हो, यानी मकड़ी के कोई जाले जैसे बिछ गए पानी में। और फिर वो लोग लेट जाते थे आराम से वहीं पे घास पे, जो कि बहुत काफ़ी शैबी होती थी, और दूर से फिर धीरे धीरे वो लोग वापस वॉक करके जो बेसी और उसके फादर होते हैं वॉक करके घर की तरफ, कॉटेज की तरफ आते हैं। तो जो टाउन के लोग हैं वो दूर से ही पहचान जाते थे बेसी और उसके फादर को, उनकी चाल चलन देख के कि कैसे ये बाप और बेटी जो है रेंगते रेंगते धीरे धीरे आ रहे हैं। कैप्टन हेगबर्ट, pottering aimlessly about these cottages, would raise his head to see how they got on in their promenade. Pottering का मतलब क्या होता है? वॉकिंग इन अ कैजुअल वे, जब आप कैजुअली आराम से इधर उधर आसपास घर के अपने वॉक कर रहे हो। प्रोमिनेड का मतलब क्या होता है? हेयर वॉक इन अ डिफ़िकल्ट मैनर। यहाँ पे प्रोमिनेड का मीनिंग है कि बहुत मुश्किल से जब आप चलते हो उसे प्रोमिनेड कहते हैं। फिर कैप्टन हेगबर्ट भी दूर से देखते हैं। कैप्टन हेगबर्ट जो है बेसिकली जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं घर की तरफ, तो वो भी फालतू में ऐसे चक्कर लगा रहे होते हैं अपने कॉटेज के आसपास बिना किसी रीज़न के, और फिर देखते दूर से बेसी और उसके फादर आ रहे हैं तो सर उठा के वो भी देखते हैं कि कैसे मुश्किल से वॉक करते करते धीरे धीरे रेंगते हुए वो लोग घर की तरफ, कॉटेज की तरफ आ रहे हैं। ही एडवर्टाइज्ड स्टिल इन द संडे पेपर्स फॉर हैरी हेगबर्ट। अब ये ही कौन है? अब यहाँ वापस बात हो रही है कैप्टन हेगबर्ट की, कि अब भी संडे के जो न्यूज़पेपर्स होते थे उसमें अब भी वो एडवर्टीजमेंट यानी इश्तिहार देते थे अपने खोए हुए बेटे हैरी हेगबर्ट के बारे में। दीज शीट्स वर रेड इन फॉरेन पार्ट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ही इन्फॉर्म्ड बेसी। और कैप्टन ये बात बेसी को बताते हैं कि जो न्यूज़पेपर है ये दुनिया के फॉरेन पार्ट्स में, अलग अलग जगहों पे ये न्यूज़पेपर्स पढ़े जाते हैं। तो अगर कहीं भी मेरा बेटा होगा या कोई मेरे बेटे को जानता होगा तो मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है इसकी मदद से। At the same time, he seemed to think that his son was in England, so near to Colebrook that he would, of course, turn up tomorrow. और साथ ही साथ कैप्टन हेगबर्ट को ऐसा भी लगता था कि उनका बेटा कहीं ना कहीं इंग्लैंड में ही है, और कोलब्रुक उस जगह जहाँ कैप्टन रहते हैं इस वक्त,
उसके आसपास ही है, और वो डेफिनेटली संडे न्यूज़पेपर्स को पढ़ेगा और वो डेफिनेटली कल आ जाएगा। टुमारो यानी कल, क्योंकि चैप्टर का नाम भी टुमारो यानी वो उनको कल की उम्मीद है कि मेरा बेटा कल आ जाएगा, तो उनको बस इसी उम्मीद में वो आज भी संडे के न्यूज़पेपर्स में इश्तिहार देते हैं अपने बेटे का। Bessie, without committing herself to that opinion in so many words, argued that in that case the expense of advertising was unnecessary. तो बेसी को ऐसा लगता है कैप्टन की बात सुन के कि हर संडे को वो सालों से न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं अपने बेटे के लिए और कोई मतलब नहीं है, बेटा उनका आ ही नहीं रहती सालों से, तो वो उनसे बहस करती, आर्ग्यू करती, कहती कि आप इतने पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई। कैप्टन हेगबर्ट हैड बेटर स्पेंड दैट वीकली हाफ क्राउन ऑन हिमसेल्फ। इससे बेहतर है कि जो पूरे हफ्ते का ये जो पैसा है, हाफ क्राउन यानी जो पैसा होता है, जो ब्रिटिश के जो फॉरेन के जो कॉइन्स होते हैं, जो सिक्के होते हैं, जो 2 शिलिंग्स के या 6 पेंस के इक्वल होते हैं, उन्हें हम हाफ क्राउन पैसे बोलते हैं। तो वो बोलती है कि इससे अच्छा तो हाफ क्राउन पैसे जो आप इश्तेहारों में वेस्ट कर रहे हो, इसको अपने ऊपर लगाओ, कुछ अपने ऊपर खर्चा कर लो। शी डिक्लेयर्ड शी डिड नॉट नो व्हाट ही लिव्ड ऑन। और वो ये बोलती है कैप्टन से कि मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप किस चीज़ पे जिंदा रहते हो, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, पैसे कहाँ से आते हैं आपके पास, और ऑलरेडी इतना पैसा आप एडवर्टीजमेंट पे वेस्ट कर दे रहे हो। हर आर्ग्यूमेंटेशन वुड पजल हिम एंड कास्ट हिम डाउन फॉर अ टाइम। और जो बहसबाजी है या जो वो बहस करती है बेसी कैप्टन से, ये चीज़ कैप्टन सुन के बहुत पजल हो जाते हैं, यानी काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और कास्ट हिम डाउन फॉर अ टाइम, और फिर 2 मिनट के लिए सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि यार मैं क्या करूं। लेकिन कैप्टन हेगबर्ट तो कैप्टन हेगबर्ट है, बहसबाजी में पीछे जाएंगे नहीं। वो क्या बोलते हैं बेसी से, दे ऑल डू इट, ही पॉइंटेड आउट। अब दे ऑल डू इट यानी कैप्टन बोलते हैं वो सब लोग भी तो करते हैं। कौन वो सब लोग? कैप्टन रीज़न देते हैं कि वो सब लोग न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देते हैं अपने खोए हुए गुम हुए रिलेटिव्स का, तो वो लोग भी तो करते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि सिर्फ अकेला मैं कर रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ। देयर वाज अ होल कॉलम डिवोटेड टू अपील्स आफ्टर मिसिंग रिलेटिव्स। वो बताते हैं बेसी को कि न्यूज़पेपर में पूरा एक कॉलम है जिसमें जिन लोगों के गुम हुए रिलेटिव्स के बारे में इश्तिहार आते हैं। ही वुड ब्रिंग द न्यूज़पेपर टू शो हर, और फिर न्यूज़पेपर लेके भी आते थे बेसी को दिखाने के लिए। ही एंड हिज वाइफ हैड एडवर्टाइज फॉर ईयर्स, ओनली शी वॉज इम्पेशेंट वुमन। तो कैप्टन बताते हैं कि मैंने और मेरी वाइफ जब जिंदा थी, हमने सालों तक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट्स दिए। सिर्फ एक बात ये थी मेरी वाइफ के बारे में कि वो काफ़ी इम्पेशेंट औरत थी, यानी बेसब्र थी, उसमें सब्र नहीं था। The news from Colebrook had arrived the very day after her funeral. If she had not been so impatient, she might have been here now, with no more than 1 day to wait. फ्यूनरल का मतलब डेथ, किसी की मौत के बाद। तो कैप्टन जो है वो बेसी को बताते हैं कि जो कोलब्रुक वाली न्यूज़ आई थी हमारे पास कि आपके बेटे को कोलब्रुक में या उसके आसपास किसी लड़की के साथ मश्करी करते हुए देखा गया है, ये न्यूज़ जस्ट नेक्स्ट डे आई थी मेरी वाइफ के डेथ की। तो क्योंकि मेरी वाइफ बहुत इम्पेशेंट थी, बहुत बेसब्र थी, एक दिन और सब्र नहीं कर पाई, मर गई। तो अगर वो एक दिन और वेट कर लेती, पेशेंस रखती, तो शायद उसको ये न्यूज़ मिलती कि बेटे की कोई खबर आई है और वो भी मेरे साथ यहाँ पे कोलब्रुक आई होती। यू आर नॉट एन इम्पेशेंट वुमन माई डियर। और फिर वो बेसी से बोलते हैं तुम तो बेसब्र औरत नहीं हो ना बेसी। क्यों? क्योंकि तुम मुझे बार बार कह रही हो कि मत करो भाई न्यूज़पेपर में इश्तिहार, लेकिन मैं तो करूँगा अपने बेटे के लिए, क्योंकि मेरा बेटा कल ज़रूर आएगा, मुझे मेरा बेटा मिलेगा। एंड हियर आगे कंटिन्यू करता है वो, आई हैव नो पेशेंस विथ यू समटाइम्स शी वुड से। तो अब बेसी रिप्लाई देती है कि नहीं, मुझे कोई सब्र कोई पेशेंस नहीं है आपसे, क्योंकि कभी कभी तो आप इतनी अजीब बातें करते हो कि समझ ही नहीं आता कि कैसे मैं चुप रहूँ आपकी बातों पे। इफ़ ही स्टिल एडवर्टाइज फॉर हिज सन ही डिड नॉट ऑफर रिवॉर्ड्स फॉर इन्फॉर्मेशन एनी मोर। और उसने बोला कि ठीक है कि मैं अगर अभी भी न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट इश्तिहार दूंगा अपने बेटे के लिए, लेकिन मैं आपको कोई रिवॉर्ड नहीं दूंगा, लेकिन कि कोई भी कुछ भी मुझे इन्फॉर्मेशन दे और मैं उनको इनाम दे दूं और वो इन्फॉर्मेशन गलत निकल जाए तो अब रिवॉर्ड नहीं दूंगा, पर न्यूज़पेपर में इश्तिहार तो ज़रूर दूंगा। फॉर विद द मडल लूसिडिटी ऑफ अ मेंटल डीरेंजमेंट he had reasoned himself into a conviction as clear as daylight that he had already attained all that could be expected in that way. मीनिंग्स देख लेते हैं। मडल्ड का मीनिंग क्या होता है? कन्फ्यूज्ड, जब आप बहुत कन्फ्यूज्ड होते हो। लूसिडिटी का मतलब होता है क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, जो चीज़ आप एक्सप्रेस कर रहे हो, दर्शाने की कोशिश कर रहे हो, उसमें जब आपको क्लैरिटी है, क्लियर हो आप उसके बारे में।
मेंटल डीरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? व्हेन समवन इज नॉट एबल टू थिंक, क्योंकि इंसान दिमागी तौर से बीमार है और वो सोचने की क्षमता उसकी खत्म हो जाती है कि मैं क्या सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। कन्विक्शन, कन्विक्शन का क्या मतलब होता है? अ फर्म ओपिनियन। जब किसी चीज़ के बारे में एक इंसान के मन में बहुत फर्म ओपिनियन होता है कि नहीं मैं तो ऐसा ही करूँगा क्योंकि ये सही है, या नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा ये गलत है, उसे हम कन्विक्शन कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग ओपिनियन किसी का। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो अब रिवॉर्ड नहीं देंगे लेकिन न्यूज़पेपर में इश्तिहार ज़रूर देंगे, क्योंकि एक कंफ्यूज इंसान है वो, उनमें क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है कि वो अपनी बात को कैसे क्लियरली लोगों के सामने अरेंज करें और बताएं। कुछ भी बोलते जाते थे वो तो बेसी के सामने, और उनकी एक मेंटल डीरेंजमेंट थी, यानी कि वो क्योंकि मेंटली इतने इल थे, उनको दिमागी इतनी बीमार थे, वो डिप्रेस्ड थे अपने बेटे की वजह से, तो वो चीज़ें सही सोच ही नहीं पा रहे थे अपने लिए कि मैं क्या सही बोल कर रहा हूँ या क्या गलत कर रहा हूँ, या अगर कोई मुझे कोई चीज़ सही बता भी रहा है तो मुझे उस चीज़ को फॉलो करनी चाहिए कि नहीं। जैसे डे लाइट, दिन का उजाला बिल्कुल क्लियर होता है, दिन के उजाले में हमें सब कुछ क्लियर दिखता है, उन्होंने उस दिन के उजाले की तरह अपने ओपिनियन को, अपने विचारों को बिल्कुल फर्म, बिल्कुल पक्का कर लिया था कि नहीं मैं तो सही ही कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल भी गलत नहीं कर रहा हूँ, और मैं ऐसे ही इन दैट वे मैं तो इसी तरीके से ही करूँगा और मेरा बेटा कल ज़रूर आएगा। सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का पार्ट नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगी पार्ट नंबर 3। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे जाइए, वहाँ आपको सारे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स मिलेंगे। आप चाहें तो हमारे वीडियोज़ जो हैं अलग अलग तरीके के वीडियोज़ देख सकते हैं, CBSE, ओलम्पियाड, CUET, IET, JEE सब मिलेंगे आपको मैग्नेट ब्रेन्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 1 या 2 चैप्टर देखने को मिलेगा और फिर आपसे कोई कूपन या पेमेंट डिमांड करी जाएगी। यहाँ पे 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपके घर तक पहुँचाया जाएगा। आप चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल अकाउंट्स पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे एंड यूट्यूब पे। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।